हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किरचॉफ्स लॉ के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। किरचॉफ्स के दो लॉ को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लॉ, जिसे कि हम लोग जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं, और सेकेंड रूल हम लोग देखेंगे जिसे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या सर्किटल रूल भी कहते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ में हमें दो रूल को देखना है, तो वन बाय वन हम लोग एक एक लॉ को देखेंगे और इसके बाद एक एप्लीकेशंस देखेंगे इस किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड, जो कि वेटस्टोन ब्रिज है। और ये तीनों क्वेश्चंस 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स के लिए आप तैयार रखेंगे। किरचॉफ्स लॉ जिसमें कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ इंक्लूड है, और उसका एप्लीकेशन जो कि वेटस्टोन ब्रिज है। तो ये 5 नंबर्स के लिए आप प्रिपेयर रखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ, जिसे कि हम लोग करेंट लॉ भी कहते हैं, और ये किसी जंक्शन पर अप्लाई होता है, इसलिए इसे हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट आप इसे KCL किरचॉफ्स करेंट लॉ भी कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं। शॉर्ट में इसे KCL किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोला जाता है। सो लेट अस स्टार्ट किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे कि जंक्शन रूल से हम लोग जानते हैं कि ये अप्लाई कब करना है। तो ये अप्लाई करना है किसी जंक्शन पे। तो जंक्शन का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मीट हो, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पॉइंट O देख रहे हैं, तो इस पॉइंट O को हम लोग जंक्शन कहेंगे, और KCL हम लोग जंक्शन पर अप्लाई करते हैं, मीन्स इस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। और रूल ये है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो, किसी भी पॉइंट पर एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जीरो होता है। इसे आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट होगा, टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल होता है। और इसके साथ साथ ये भी बात आप याद रखेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछा जाता है कि किरचॉफ्स लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सम तो हमें करना है, कैसा सम? तो एल्जेब्रिक सम। किसका? तो इलेक्ट्रिक करंट का। कहाँ पे अप्लाई करना है? तो जंक्शन पर अप्लाई करना है किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो उसका जब आप सम करेंगे तो वो जीरो लेंगे। तो यहाँ पर इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि I1 हमारा इस जंक्शन पर करंट इनकमिंग है। I1 रिप्रेजेंट्स इनकमिंग करंट एट जंक्शन O। सिमिलरली I2 यहाँ से बाहर जा रहा है, तो हम लोग इसे आउटगोइंग करंट कहेंगे। I3 अगेन बाहर जा रहा है, सो I3 को भी हम लोग आउटगोइंग करंट कहेंगे। I4 एंड को हम लोग इनकमिंग करंट कहेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है। I5 जो कि बाहर की तरफ जा रहा है, इसे हम लोग आउटगोइंग करंट कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस इक्वेशन में कहीं पर मैंने प्लस लिखा है, कहीं पर माइनस लिखा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा आपको एल्जेब्रिकल सम लेना है। इसमें हम लोग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। इनकमिंग करंट, जो करंट आ रहा है उसे हम लोग प्लस लेते हैं, और जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है उसे हम लोग माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे I1 जो कि इनकमिंग करंट है, तो उसे हम लोग प्लस लेंगे। I2 आप देख पा रहे हैं कि ये आउटगोइंग करंट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस I2 लिखा है। अगेन I3 भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने माइनस I3 लिखा है। I4 अगेन हमारे जंक्शन पर इनकमिंग करंट है, सो इट इज प्लस I4। ध्यान रखेंगे, इनकमिंग को आप प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगेन I5 इज आउटगोइंग करंट, सो ये माइनस I5 है। और जब इन सारे करंट को आप सम अप करेंगे, देन यू विल गेट जीरो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो कि हमें बताता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसे क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
मीन्स इस जंक्शन पर ना तो चार्ज ऑरिजिनेट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसे कि हम लोग करंट कहते हैं, जो भी करंट इनकमिंग है, जैसे कि यहाँ पे I1 और I4 ये इनकमिंग करंट है, तो ये टोटल इनकमिंग करंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर I1 प्लस I4 इज द इनकमिंग करंट, और टोटल आउटगोइंग करंट पूछा जाए तो जो करंट आ रहा है वही करंट टोटल बाहर जाएगा। सो I2, I3 और I5 जो कि आउटगोइंग करंट है तो वो हमारा इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन में भी I1 और I4 को अगर आप LHS में छोड़ देते हैं और बाकी निगेटिव टर्म्स को जब आप राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, देन यू विल गेट I1 प्लस I4, ये दोनों टर्म I1 एंड अनदर टर्म I4 जो कि LHS में रहेगा। बाकी तीनों टर्म I2, I3 और I5 जब RHS में ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा। सो फाइनली ये यहाँ से आप कंक्लूड करते हैं कि I1 प्लस I4 दैट इज टोटल इनकमिंग करेंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट दैट इज I2 प्लस I3 प्लस I5। ये इक्वेशन का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन यूज किया है दैट इज द इनकमिंग करेंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव and outgoing currents away from the junctions are taken as negative। तो ये हमारे प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि द चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन, ये जंक्शन पर एक्यूमुलेट जमा नहीं होता है। द नंबर ऑफ चार्ज दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम मस्ट लीव इन द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो होप स्टूडेंट्स अब आप आसानी से KCL को, जिसे कि हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, इसे आप समझ पा रहे होंगे और इसे किसी भी जंक्शन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपली आपको बता रहा है टोटल इनकमिंग करेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट लॉ के बारे में देखेंगे जिसे कि हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ जिसे कि वोल्टेज लॉ कहते हैं, और ये क्लोज्ड सर्किट में अप्लाई होता है, क्लोज्ड लूप में अप्लाई होता है, इसलिए इसे हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। ये रूल हमें बताता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड EMF along any closed path in an electrical network is always zero। तो इस डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि अगेन हम लोग एल्जेब्रिक सम पोटेंशियल ड्रॉप का और EMF के सम को ले रहे हैं किसमें, तो हमारा पाथ जो होना चाहिए वो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वापस घूम के उसी पॉइंट पर आपको पहुंचना है। तो क्लोज्ड पाथ में जब आप एक कंप्लीट राउंड कर लेंगे देन यू विल गेट total work done, that is the algebraic total work done will be the work done will be the sum of potential drops and EMF। तो ये आपको जीरो मिलने वाला है, इज ऑलवेज जीरो। तो ये भी बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक कंप्लीट राउंड में मूव करता है तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और कंजर्वेटिव फील्ड के थ्रू क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क डन जीरो होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा क्लोज्ड पाथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या EMF में ड्रॉप या इंक्रीमेंट है उन सबको जब एल्जेब्रिकल सम करेंगे तो हम लोग उसे जीरो लेंगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अराइज होगा सर हमें तो एल्जेब्रिकल सम करना है, तो ऑफकोर्स प्लस माइनस साइन को आपको कंसीडर करना है। और इस कंसीडरेशंस में हम लोग ये ध्यान रखेंगे जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे और बाय द वे पोटेंशियल इंक्रीज होता हो तो इंक्रीमेंट के केस में पॉजिटिव साइन देंगे और जब डिक्रीमेंट होता हो तब माइनस साइन देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सर्किट में इसे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में देयर आर टू क्लोज्ड पाथ्स और इसमें मैंने
सबसे पहला लूप जिसे कि ए बी सी डी कह रहे हैं, तो लूप ए बी सी और अगेन हम लोग पॉइंट ए पर पहुंच जाएंगे। तो ए बी सी ए में इस लॉ को अप्लाई करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो सपोज करिए यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करके हम लोग उनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, दिस वन शोज यू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, ए से बी पर जाएंगे, बी से सी पर जाएंगे और अगेन सी से ए पर जाएंगे। तो जब ए से आप बी की तरफ मूव करना स्टार्ट करोगे तो आप पाओगे कि ये आपका एक सेल है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आप निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, तो ऑफकोर्स पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पॉजिटिव जो एनोड है जिसको कि हम लोग बड़े लाइन से दिखाते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटा लाइन जो कि कैथोड है जिसे कि हमने छोटे टर्मिनल से दिखाया है। तो जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे जाओगे, मतलब पहले आपका पोटेंशियल प्लस था और अब माइनस हो गया, मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। और जब ड्रॉप होता है हम लोग माइनस साइन लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो है -E1। उसके बाद नेक्स्ट आप जब R1 को क्रॉस करोगे तो देखोगे कि करंट का डायरेक्शन लेफ्ट वार्ड है और आप राइट वार्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। और साथ में आपने ये भी सीखा है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब करंट राइट वार्ड फ्लो कर रहा है, मतलब राइट साइड जो पॉइंट बी है वो हाई पोटेंशियल पर है और लेफ्ट वार्ड जो पॉइंट है वो लो पोटेंशियल पर है, मतलब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स इंक्रीमेंट होगा। और इन शॉर्ट आप ये भी बात को ध्यान में रख सकते हैं, जब आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और पोटेंशियल होगा क्या, तो ये ओम्स लॉ में आप जानते हैं कि करंट अगर I हो और रेजिस्टेंस R हो तो पोटेंशियल होता है IR। सो पोटेंशियल विल बी IR। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू डिस्कशन हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्लस I1 R1 लिखेंगे। नेक्स्ट B से जब C पर मूव करेंगे तो इसके बीच में ना तो हमारा सेल है और ना ही कोई रेजिस्टिव सर्किट है, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो B और C के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग C से A की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि I1 प्लस I2 ये करंट अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है और हम लोग C से A की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगेन पोटेंशियल विल इंक्रीज। करंट के अपोजिट डायरेक्शंस में जब आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। करंट विल बी I1 प्लस I2 एंड रेजिस्टेंस विल बी R2। तो जब I1 प्लस I2 और R2 का प्रोडक्ट ले लेंगे यू विल गेट पोटेंशियल। एंड एज पर डिस्कशन आवर पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो हम लोगों ने यहाँ प्लस साइन दे दिया और फाइनली हम लोगों पॉइंट ए पर पहुंच चुके हैं। मीन्स क्लोज्ड सर्किट में हमारा वर्क डन 0 होगा और इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लूप ABCA में KVL लॉ को अप्लाई करना सीखा। अगेन स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके आप अनदर लूप जो कि यहाँ पर ACDA है, ACDA, इस लूप में आप KVL को अप्लाई करके इक्वेशन लिखेंगे। आपको स्टार्ट करना है पॉइंट A से, फिर पॉइंट C पर जाएंगे, पॉइंट D पर जाएंगे और पॉइंट D से अगेन पॉइंट A पर जाएंगे और उस इक्वेशन को फिर मेरे आंसर से मैच करना है। जब आप लिख लें, कंप्लीट कर लें, तो फिर से वीडियो को अनपॉज करके वो आंसर आप चेक करेंगे। होप स्टूडेंट्स आप सेकेंड लूप में KVL का इक्वेशन लिख चुके होंगे, तो आप अपने आंसर को मैच करें। तो इस बार हमारा लूप है ACDA। जब आप A से C की तरफ जाएंगे तब आप देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो करंट हमारा इस पार्ट में है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है R2। तो I1 प्लस I2 इंटू R2 ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है। और बोलोगे ड्रॉप क्यों है,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉइंट ए हमारा हाई पोटेंशियल था, पॉइंट सी हमारा लो पोटेंशियल है। इट मीन्स पॉइंट सी का पोटेंशियल कम होगा, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ माइनस साइन भी इंसर्ट किया है। सो ए से सी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप हो है दैट विल बी माइनस टाइम्स I1 प्लस I2 इंटू R2। अब आप पॉइंट सी पर पहुंच चुके हो। अब पॉइंट सी से जब आप आगे बढ़ेंगे देन यू विल फेस अ रेजिस्टेंस R3। इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो पोटेंशियल का वैल्यू होगा I2 इंटू R3, और चूंकि आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम लोग माइनस I2 R3 लिखेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब आप करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और जब करंट के अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो तो आप माइनस साइन लिखें, और पोटेंशियल इंक्रीज हो तो आप प्लस साइन लिखें। नाउ जब आप सेल के, अब आप E2 पर पहुंच गए, जब E2 के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे तो ऑफकोर्स निगेटिव से पॉजिटिव पर पहुंच गए, तो मीन्स आपका पोटेंशियल राइज हुआ। तो यहाँ पर हम लोग प्लस E2 लिखेंगे, तो थर्ड टर्म विल बी प्लस E2। और जब आप D से A पर जाएंगे तो इस पार्ट में ना तो कोई रेजिस्टिव सर्किट है और ना ही कोई EMF है, तो इस पार्ट के लिए 0 होगा। और जब तीनों को सम कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू KVL लॉ इट शुड बी 0। तो ये हम लोगों ने दोनों लूप, फर्स्ट लूप और सेकंड लूप में KVL इक्वेशन को लिखना सीखा। अब आप बोलोगे सर इसमें जो साइन है, साइन हम लोग किस कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम साइन का यूज कर रहे हैं, द EMF इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन वी ट्रैवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब सेल के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल पर आप जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए हम लोग निगेटिव साइन का यूज करते हैं, जो कि हम लोगों ने इस इक्वेशन में कर लिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा द EMF इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन वी ट्रैवर्स फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। जब फाइनली आप पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है और आप पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। और द पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब करंट के डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है और हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा पोटेंशियल राइज होता है। तो होप स्टूडेंट्स अब आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे कि पोटेंशियल के फॉल करने पर हम लोगों ने निगेटिव साइन का यूज किया है और पोटेंशियल के राइज करने पर निगेटिव साइन का यूज किया है। तो होप स्टूडेंट्स इस दोनों लॉ को आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, और इस दोनों लॉ का यूज करके हम लोगों को वेट स्टोन ब्रिज का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको इस सर्किट में हम लोगों ने KVL का यूज किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये सर्किट में बीच वाले पार्ट में आप देखेंगे कि I1 प्लस I2 करंट, ये KCL का एप्लीकेशन है, जिसे कि हमने फिगर में डायरेक्ट शो कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकल रहा है जो कि पॉइंट A की तरफ जा रहा है, और E2 से I2 करंट निकल रहा है और ये पॉइंट A की तरफ जा रहा है। तो अगेन जब टोटल इनकमिंग करंट आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर I1 करंट भी पॉइंट A पर आ रहा है और I2 करंट भी सेल E2 से पॉइंट A की तरफ आ रहा है। तो टोटल इनकमिंग करंट आप I1 प्लस I2 बोलोगे, और जैसा कि प्रीवियस लॉ में हम लोगों ने देखा था कि टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और उस करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है मिड डायगोनल के थ्रू, जो कि AC है। तो जो टोटल इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 है उसको R2 के थ्रू पास करना है, और टोटल इनकमिंग करंट जैसा कि आप जानते हैं I1 प्लस I2 है, तो ये टोटल I1 प्लस I2 AC के थ्रू फ्लो होगा, जो कि हम लोगों ने KCL में देखा था। तो KCL का डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस को सीख चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने डायगोनल AC में करंट का वैल्यू फाइंड करना भी सीखा। आप अगर इसे I3 लेकर के भी सॉल्व करते तो
तो आप बोलते I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, और वहां से I3 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते देन इट मस्ट बी I1 प्लस I2। तो या तो आप कॉमन सेंस लगाएं, कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते हैं कि AC में I1 प्लस I2 फ्लो करेगा, और जो KCL है KCL में अगर आप इसे I3 दिखाते तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके भी I3 का वैल्यू अगेन आपको I1 प्लस I2 मिलता। तो होप स्टूडेंट्स इस दोनों लॉ को आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो वीडियो को पॉज करके अगेन KCL और KVL को एक बार आप और रिपीट करेंगे, और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे वेटस्टोन ब्रिज। तो यहां पर आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो आपका मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, तो पाथ कैन बी ट्रेवर्स इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप। आप यहां पर मैंने दोनों लूप में क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है क्लॉक के डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करते हैं तो वहां पर भी आपका इक्वेशन का जो इंफॉर्मेशन होगा सब जगह जहां साइन है वो साइन रिवर्स हो जाएगा, जहां पर मैंने माइनस लिखा है वो प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस लिखा है वो माइनस हो जाएगा, बट उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेम इंफॉर्मेशन रहेगा। तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप दोनों लॉ को एक बार रिवाइज करें, और उसके बाद वेटस्टोन ब्रिज को कंटिन्यू करेंगे। होप स्टूडेंट्स आप KCL और KVL को रिवाइज कर चुके होंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वेटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वेटस्टोन ब्रिज है क्या। तो वेटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस स्क्वायर के डायगोनल पर अरेंज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं PQRS। ये 4 रेजिस्टेंस है जो कि स्क्वायर के डायगोनल पर अरेंज्ड है, और एक सेकेंड डायगोनल BD के अलोंग हमारा एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। आप एज्यूम कर लें कि इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G। बाद में आगे आप देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर वगैरह में इसका एप्लीकेशंस है, जिस जनरली हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम लोग जीरो कर सकें। तो जीरो करते क्यों है वो आपको इसके थ्योरी को करने के बाद समझ में आएगा। यहाँ पर जो इसका एक डायगोनल है, इस डायगोनल के क्रॉस हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, जो कि इसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट को डिटेक्ट करता है। और जो इसका दूसरा डायगोनल है AC, उस AC के क्रॉस या तो बीचों बीच आप इस तरह से लगाएं या बाहर से लगाएं। AC इज अनदर डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। तो एक डायगोनल इसका BD है, तो फर्स्ट डायगोनल के क्रॉस हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है जो कि इसके थ्रू फ्लो करने वाले करंट को डिटेक्ट करता है। और अनदर डायगोनल जो कि हमारा AC है, उसके थ्रू हम लोग एक एक्सटर्नल सेल को कनेक्ट कर रहे हैं जो कि इसमें करंट को सप्लाई करता है। अब इस सर्किट में हमें KCL को अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये इस सर्किट में करंट को सप्लाई करेगा। तो हमारे EMF से I करंट यहाँ पर सेंड होगा। पॉइंट A पर पहुंचने के बाद इट हैज 2 पाथ्स। अगर फर्स्ट पार्ट AB में अगर I1 करंट मूव करता है, देन इन अनदर पार्ट में जो रिमेनिंग करंट होगा, आप सिंपल कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर पॉइंट A पर I इनकमिंग करंट है एंड AB में I1 आउटगोइंग करंट है, तो आप बोलोगे सर I करंट पॉइंट A पर आया जिसमें कि I1 करंट B की तरफ चला गया, तो बचा कितना? बचा I माइनस I1, दैट विल बी द रिमेनिंग करंट। सो रिमेनिंग करंट I माइनस I1। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको AD के अलोंग जाना पड़ेगा। सो करंट AD में हम लोग AD के पार्ट में I माइनस I1 करंट को शो करेंगे। और स्टूडेंट्स ये जो मैंने I माइनस I1 लिखा है, आप पॉइंट A पर KCL अप्लाई करके देखें, और AB के करंट को अगर मैंने I1 से शो किया है तो AD के करंट को आप I2 अनदर करंट I2 से शो करें, और I2 से शो करने के बाद KCL अप्लाई करें जिसमें कि आप लिखेंगे I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद I2 का वैल्यू फाइंड करके चेक करें
क्या ये वैल्यू I माइनस I1 आता है या कुछ और आता है। तो होप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा I माइनस I1। सो AB के अलोंग I1 करंट मूव करेगा और AD के अलोंग I माइनस I1 करंट विल फ्लो। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट बी पर अगेन ये जो करंट I1 है इसके पास दो ऑप्शन है, इट हैज टू ऑप्शन। अगर BD के अलोंग इस डायगोनल के अलोंग IG करंट फ्लो करता है, IG जो कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाले करंट को शो कर रहा है, तो I1 करंट अगर पॉइंट B पर रीच कर रहा है जिसमें कि IG करंट BD के अलोंग मूव कर रहा है, इट मीन्स रिमेनिंग करंट विल बी I1 माइनस IG। सो I1 माइनस IG करंट विल फ्लो थ्रू BC। तो BC के थ्रू I1 माइनस IG करंट फ्लो करेगा। नाउ अगेन इसी तरह से अगर हम लोग डिसाइड करें कि DC के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, तो आप बोलोगे सर पॉइंट D पर I माइनस I1 इज द इनकमिंग करंट, पॉइंट B से D के तरफ जो इनकमिंग करंट है वो है IG। तो टोटल इनकमिंग करंट जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे I माइनस I1 प्लस IG। सो D से C के अलोंग फ्लो करने वाले करंट में हम लोग I माइनस I1 AD के थ्रू फ्लो करने वाले करंट और B से D के थ्रू फ्लो करने वाले करंट को ऐड करके I माइनस I1 प्लस IG फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपसे फिर से पूछा जाए पॉइंट C पर जो कि हमारा एक जंक्शन है, इस जंक्शन पर B से C के थ्रू आने वाला करंट जो कि I1 माइनस IG है और D से C के थ्रू आने वाला करंट जो कि I माइनस I1 प्लस IG है, जब इन दोनों को सम करेंगे देन टोटल इनकमिंग करंट, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करें, जब I माइनस I1 प्लस IG इस टर्म को I1 माइनस IG के साथ आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे माइनस IG और प्लस IG कैंसिल हो जाएगा और I1 और माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली I। तो हमारा C के थ्रू जो आउटगोइंग करंट होगा दैट इज I। तो फाइनली आपने देखा कि इस सेल से I करंट ओरिजिनेट हो रहा था और इस सेल पर अगेन I करंट सिंक हो रहा है। इस तरह से हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स पर करंट को शो किया है। तो स्टूडेंट जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं तो फिगर को नीट एंड क्लीन बनाएं और उसमें जो भी करंट आप शो कर रहे हैं उसे क्लियरली शो करें, क्योंकि इस फिगर में ही KCL भी अप्लाई किया जा चुका है। तो यहां पर हम लोगों ने करेंट्स थ्रू द आर्म्स आर एज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसमें आपको याद नहीं करना है कि किस में मैंने कितना करंट लिया है, ये सिंपली आप KCL को अप्लाई करते हुए डिफरेंट आर्म्स में करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होमवर्क आप वीडियो को पॉज करके अगेन आपके लिए एक क्लास वर्क है जिसमें कि आप ABDA ये जो लूप आप देख पा रहे हैं ABDA, इस लूप में KVL को अप्लाई करेंगे। तो लूप में जब आप KVL को अप्लाई करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट करें और इक्वेशन को लिखें और वापस फिर यहाँ पर आके अपने रिजल्ट को चेक करें। तो मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, जब आप A से B के अलोंग मूव करोगे तो I1 और इस पार्ट का रेजिस्टेंस है P, तो I1P विल बी द पोटेंशियल और ऑफकोर्स करंट के डायरेक्शन में जब आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो A से B पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस I1P लिखेंगे। अगेन जब आप B से D की तरफ जाएंगे तो करंट इज IG और कैपिटल G इसका रेजिस्टेंस है, तो IG टाइम्स कैपिटल G और करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो अगेन पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो अगेन यहाँ पर आप एक माइनस साइन देंगे। नेक्स्ट अब आप जब D से A की तरफ मूव करेंगे तो करंट इज I माइनस I1 एंड रेजिस्टेंस इज R, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा I माइनस I1 टाइम्स R। बट नाउ यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पर करंट A से D की तरफ मूव कर रहा है बट योर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज D to A मीन्स अपोजिट। तो जब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट अगर आपका मूवमेंट का डायरेक्शन हो तब हम लोग का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, दैट्स व्हाई वी विल पुट पॉजिटिव साइन। और फाइनली हम लोग पॉइंट A पर पहुंच चुके हैं।
तो हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे। सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए आपको बी सी, अनदर लूप बी सी डी बी, इस लूप में आपको के भी एल को अप्लाई करना है। तो वीडियो पॉज करके फिर से आप केवीएल अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ। तो जब हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे और सी की तरफ जाएंगे तो करंट इज I1 माइनस IG और हमारा रेजिस्टेंस है कैपिटल Q। सो इन दोनों का प्रोडक्ट और हम लोग करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो माइनस साइन। तो फर्स्ट टर्म विल बी माइनस टाइम्स I1 माइनस IG टाइम्स Q। तो ये हमारा फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप है। उसके बाद जब हम लोग C से D की तरफ मूव करेंगे तो करंट इज I माइनस I1 प्लस IG, रेजिस्टेंस इज कैपिटल S एंड वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट हमारा D से C की तरफ मूव कर रहा है एंड और फिगर में आप देख पा रहे हैं हमारा जो मोशन का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, मीन्स C से D की तरफ है। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। तो सेकेंड टर्म विल बी प्लस I माइनस I1 प्लस IG टाइम्स S। अगेन आप जब D से B की तरफ मूव करेंगे तो करंट का डायरेक्शन आपके मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, इट मीन्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो हम लोग प्लस साइन देंगे और करंट और रेजिस्टेंस IG टाइम्स कैपिटल G, इन सब का जब आप एल्जेब्रिकल सम करेंगे देन इट मस्ट बी 0। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को लिखना सीखा। अब एक कंडीशन आपको समझना है कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो हम लोग इस कहते हैं कि हमारा ब्रिज जो है ये एक ब्रिज का काम करता है। बी से डी पर पहुंचने के लिए ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आपको एक शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करता है। ये एक ब्रिज है। तो अगर आपका वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इट मीन्स ये हमारे बी से डी के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मीन्स ये टर्म याद रखना है, व्हेन IG इज इक्वल टू 0। IG क्या है? तो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो अगर करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू 0 हो, मीन्स गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड कंडीशंस में ये आपके लिए क्लास वर्क है कि जहां पर भी आपको IG का टर्म दिख रहा है, एक टर्म यहाँ दिख रहा है IG, एक टर्म यहाँ दिख रहा है, एक टर्म यहाँ दिख रहा है, तो जहां जहां आपको IG दिख रहा है उसको आप 0 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन एक नए फॉर्म में आपको मिलेगा। और नए फॉर्म में मिलने के बाद जब आप P बाई Q, यहाँ से P बाई Q का रेशियो और R बाई S का रेशियो फाइंड करेंगे, देन यू विल गेट बोथ आर इक्वल। तो ये जस्ट हमारा कैलकुलेशन पार्ट है और ये आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड पर इसे देख लेंगे कि किस तरह से ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S आया। ये सिंपल एल्जेब्रा है जिसके यूज से, इन दोनों इक्वेशन के यूज से आपको P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स इसे अगर कंप्लीट कर पा रहे होंगे तो वो इसे कंप्लीट करके इसका फिगर इमेज मुझे व्हाट्सअप करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड पर इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाउ इट विल बिकम P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये हमारा बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज है, मतलब P बाई Q का रेशियो और R बाई S का रेशियो जब इक्वल होता है तो हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होता है और आर्म के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दूसरे एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तब तक इसे आप कैलकुलेट करके एक बार कॉपी में जरूर इसे कंप्लीट करें और ये सारे कैलकुलेशंस को खुद करके देखें। और इन केस कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप जरूर इस वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।